हेलो गाइस, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो। ये जो इंडिगो है गाइस, ये लुइस फिशर, कौन? लुइस फिशर जो कौन है? एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। उनकी एक किताब थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्या नाम था गाइस किताब का? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस पूरी किताब का एक छोटा सा पार्ट है। पार्ट का मतलब क्या है? एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश। तो लुइस फिशर ने पूरी किताब लिखी हुई है, उसका एक छोटा सा पार्ट है इंडिगो। ये उसी का एक वर्जन है गाइस। ठीक है गाइस, अब यहां पे क्या हुआ, कहानी कैसे शुरू होती है? तो लुइस फिशर, ये बात है 1942 की। कब की बात है? 1942 की। सेवाग्राम जो कि आश्रम है महात्मा गांधी जी का महाराष्ट्र में, वहां पर लुइस फिशर जो है इंटरव्यू ले रहे थे महात्मा गांधी जी का। क्या कर रहे थे? इंटरव्यू ले रहे थे। तो लुइस फिशर महात्मा गांधी से पूछते हैं कि गांधी जी, आपके दिमाग में अंग्रेजों को देश से पूरी तरह से बाहर निकालने का ख्याल कब आया? तो गांधी जी कहते हैं, फिर वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि कब एक्चुअली उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अंग्रेजों को देश से पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये बात कब की है? 1917 की बात है, सन 1917 की, जब गांधी जी के दिमाग में ख्याल आया। फिर गांधी जी पूरी स्टोरी सुनाते हैं। ये बात उन दिनों की है, गांधी जी जो थे वो एनुअल मीटिंग ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एनुअल सालाना मीटिंग होती थी, कन्वेंशन होता था, उस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए कहां गए हुए थे? लखनऊ में। ठीक है ना। अब लखनऊ में वहीं पर एक गरीब किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। कौन है? शेयर क्रॉपर। यहां पे गाइस ध्यान दीजिएगा, शेयर क्रॉपर, पीजेंट्स और फार्मर, ऑलमोस्ट तीनों चीजें जो है एक ही चीज को इंडिकेट कर रही हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो हम आगे देखेंगे। तो एक गरीब किसान था राजकुमार शुक्ला, ठीक है जी, वो कहां का रहने वाला था? चंपारण। तो गरीब किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी से आकर के मिलता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप चंपारण में जो किसान है उनका शोषण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। और शोषण कौन कर रहे हैं? अंग्रेज जमींदार। राइट गाइस, कौन कर रहे हैं? अंग्रेज जमींदार यानी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से इंग्लिशमैन। क्योंकि उस समय पे ज्यादातर जो जमीनें थी वो किनके अधीन थी? अंग्रेजों के अधीन थी। तो वो अंग्रेज जमींदार जो है वो गरीब किसान जो चंपारण के हैं उनका शोषण कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चंपारण चले और उन गरीब किसानों के मुद्दे को उठाएं, उनको न्याय दिलाएं। अब गांधी जी जो थे ऑलरेडी बिजी थे, उनकी ऑलरेडी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी। ठीक है, थ्रू आउट इंडिया बहुत बड़े नेता थे, तो उनकी ऑलरेडी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी। गांधी जी कहते हैं अभी तो मैं चल नहीं सकता आपके साथ। तो गांधी जी जो है उसके बाद कानपुर जाते हैं। कानपुर, राइट, पहले की स्पेलिंग है ये, पहले इसी तरह से लिखा जाता था। तो कानपुर या और भी देश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां तक जाते हैं। और जो राजकुमार शुक्ला है वो भी गांधी जी के साथ साथ चलता है, कानपुर भी चला जाता है और भी जहां जहां जाना होता था गांधी जी को वहां भी चला जाता है। यहां तक कि जो उनका आश्रम था अहमदाबाद में, वहां भी गांधी जी के साथ साथ वो चला जाता है। तो गांधी जी उसको कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर डेट पे, कुछ महीनों बाद का समय देते हैं कि इस समय पे मैं तुम्हें कलकत्ता में मिलूंगा। कहां मिलूंगा? कलकत्ता में मिलूंगा, तुम मेरे को वहां पे मिलना और फिर हम वहां से चलेंगे। तो गांधी जी जब कुछ महीनों के बाद कलकत्ता पहुंचते हैं तो गांधी जी क्या देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला वहां पर पहले से ही मौजूद था और गांधी जी का इंतजार कर रहा था। तो गांधी जी कहते हैं भाई चलो ठीक है। गांधी जी जो है इसको देख कर इंप्रेस होते हैं, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं उसके डिटर्मिनेशन, उसके दृढ़ निश्चय को देख करके। तो एक क्वेश्चन कई बार ये भी आता है, राजकुमार शुक्ला वॉज ए रिजोल्यूट, यानी कि दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था, कैसे? तो वो गांधी जी का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक गांधी जी उसके साथ चलने को राजी नहीं हो जाते। तो यहां से गांधी जी और राजकुमार शुक्ला ट्रेन पकड़ते हैं। कहां के लिए? पटना के लिए। कहां के लिए ट्रेन पकड़ते हैं गाइस? पटना के लिए। कहां से? कलकत्ता से गांधी जी ट्रेन पकड़ते हैं शुक्ला के साथ में। कहां के लिए? पटना के लिए। अब पटना में, जो कि राजधानी है बिहार की, तो पटना में जो राजकुमार शुक्ला है गांधी जी को एक वकील के घर लेकर के जाता है। उन वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद का नाम आई होप आप लोग जानते हैं। ये जो थे आजाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, साथ ही साथ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं तो राजेंद्र प्रसाद एक्चुअली वहां पे मौजूद नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे किसी काम से। तो उनके जो नौकर हैं वो
शुक्ला को जानते थे कि वो एक गरीब किसान है और उनके मालिक यानी कि राजेंद्र प्रसाद के पास कई बार काम से, गरीबों के, किसानों के काम से, उनकी हेल्प करने के मकसद से उनसे मिलता रहता था। तो उनके जो नौकर थे वो जानते थे कि जो शुक्ला है वो एक गरीब किसान है, और उन्हीं के साथ गांधी जी, जो कि एक साधारण वेशभूषा में थे, उन्हें लगा कि वो भी एक आम किसान है, एक गरीब किसान है, तो उनको जमीन पर बैठने के लिए कह दिया जाता है। और यहां तक कि गांधी जी जो कुएं से जब पानी लेना चाहते थे तो उनके नौकर जो है उनको कुएं से पानी लेने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि वो उनको समझ रहे थे कि वो अनटचेबल है। अनटचेबल का मतलब क्या है? निचली जाति से संबंध रखते हैं, और अगर वो खुद पानी कुएं से निकालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? पूरा पॉल्यूटेड हो जाएगा। इस वजह से उनको कुएं से पानी निकालने की भी अनुमति नहीं दी जाती है, वो खुद ही देते हैं उनको। ठीक है, तो ये किस्सा कहां पर होता है गाइस? पटना में राजेंद्र प्रसाद के यहां पर। अब उसके बाद ये लोग, क्या होता है कि जो शुक्ला है वो गांधी जी को पूरा केस, पूरा मुद्दा जो था उसके बारे में सही से जानकारी नहीं दे पाया। उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन थी नहीं, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए गांधी जी जो है चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर चले जाते हैं, जो कि रास्ते में ही था चंपारण के। ठीक है, और वहां पर वो जब जाते हैं तो उससे पहले टेलीग्राम कर देते हैं किसको? प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, कि उनको टेलीग्राम कर देते हैं कि मैं भाई मुजफ्फरपुर आ रहा हूं। तो जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो जेबी कृपलानी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वहां पर स्टेशन पे गांधी जी के वेलकम के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिनों तक रहते हैं। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक रहते हैं। और कहां पर रहते हैं? वो रहते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर पे। किसके घर पे? प्रोफेसर मलकानी के घर पे। राइट गाइस, वो यहाँ पर जो वकील हैं उनसे मिलते हैं ताकि पूरे सिचुएशन को समझ सकें कि एक्चुअल में केस क्या है। तो वहां के जो वकील हैं वो गांधी जी से मिलते हैं और उनको पूरे केस के बारे में बताते हैं। यहां तक कि वो ये भी बताते हैं कि उनके कोर्ट केसेस के बारे में, साथ साथ वो जो फीस वसूल कर रहे थे किसानों से। जब गांधी जी को पता चलता है कि वो किसानों से इतनी मोटी मोटी फीस वसूल कर रहे हैं, तो गांधी जी उनको खूब खरी खोटी सुनाते हैं। ही चाइल्डेड देम, उनको खरी खोटी सुनाते हैं फॉर कलेक्टिंग ह्यूज फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। राइट गाइस, अब जब गांधी जी यहाँ पहुंच गए, सारी बातचीत समझ ली, अब उनको सारी कहानी समझ आ गई। अब कहानी थी क्या एक्चुअल में? तो जो चंपारण था, चंपारण में अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, ट्रिक ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब वो ट्रिक क्या थी उसको समझते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया। जैसे कि मैंने बताया, उन दिनों ज्यादातर जो जमीनों के हिस्से थे वो किनके पास थे? अंग्रेज जमींदारों के पास। तो उन्होंने किसानों को काम करने के लिए दे रखे थे, या ठीक है ना, जिनके अपने भी थे उनसे भी रेंट लेते थे। तो वो क्या कहते थे कि भाई जितनी भी जमीन है आपके पास उसके 15% हिस्से के ऊपर, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 एकड़ जमीन है तो उसमें से 15 एकड़ जमीन के ऊपर आपको किसकी खेती करनी पड़ेगी? इंडिगो की, यानी कि नील। जैसे आजकल हल्दी की गांठें दिखती हैं उस तरह से मान लीजिए नील की भी पैदावार होती थी पहले, नेचुरल इंडिगो। और जो 85% जमीन है उस पर आप जो चाहे वो कर सकते थे। ये उनका पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। तो हुआ क्या कि उसी दौरान, ठीक है, उसी दौरान एक यूरोपियन कंट्री जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जर्मनी ने क्या किया गाइस? सिंथेटिक यानी केमिकल से बनने वाला इंडिगो बना लिया, जिसकी वजह से नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो नेचुरल इंडिगो था उसकी डिमांड एकदम से बहुत कम हो गई, या ना के बराबर हो गई। तो अब अंग्रेज जो थे वो खुद ही नहीं चाहते थे कि नेचुरल इंडिगो यानी कि इंडिगो की खेती की जाए। राइट, और दूसरी चीज ये थी कि किसान जो थे वो भी जानते थे कि इंडिगो की खेती करने से वो जो हिस्सा है जमीन का वो क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है, खराब हो जाता है। और उस समय पे लोगों का जो मेन जो काम था या मेन रोजगार का जो साधन था वो थी खेती। तो किसान नहीं चाहते थे कि उनकी जमीन का हिस्सा पूरी तरह से खराब हो, क्योंकि अगर वो खराब हो जाएगा तो उनके आने वाले बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? राइट गाइस, तो अब हुआ क्या कि क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया और नेचुरल इंडिगो की डिमांड एकदम खत्म हो गई, तो अंग्रेज खुद नहीं चाहते थे कि अब नेचुरल इंडिगो पैदा की जाए, क्योंकि ये जो हिस्सा था ये सारा का सारा वो एज अ रेंट ले लेते थे उनसे। तो अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। अंग्रेजों ने क्या कहा किसानों से कि भाई अब से हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसके मुताबिक आपकी मर्जी होगी, आप चाहो तो नील की खेती करो और नहीं मन करता है तो मत करो,
बट इसके बदले में आपको हमें कुछ कंपनसेशन देना होगा, यानी कि भाई कुछ आपको मुआवजा देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भाई 1 रुपया एकड़ के हिसाब से जो भी XYZ अमाउंट था उन्होंने फिक्स कर लिया, तो ज्यादातर किसानों ने अपनी इच्छा से या जैसे तैसे पैसे वगैरह अरेंज करके अंग्रेजों के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पर धीरे धीरे, क्योंकि भाई न्यूज़पेपर या और भी मीडिया के सोर्सेज आ चुके थे उस समय तक, तो धीरे धीरे यहां तक कि जो अनपढ़ किसान थे उनको भी सारी की सारी कहानी समझ आ गई। तो अब जो लोग पैसा दे चुके थे वो अपना पैसा वापस मांग रहे थे, बट वो पैसा उनको वापस नहीं दे रहे थे। तो यही मुद्दा था। तो गांधी जी को किस लिए बुलाया था? गांधी जी हमारे पैसे दिला दो। समझ आएगा इस बात? तो ये एक्चुअल में मुद्दा था। आई होप आपको यहां पे समझ आया होगा। तो ये समझ आ गया तो आप समझ लीजिए पूरा मुद्दा आपको क्लियर हो गया। तो यही ट्रिक थी, यही चालाकी थी लैंडलॉर्ड्स की। तो गांधी जी इस मुद्दे को उठाने के लिए क्या करते हैं? सेक्रेटरी से मिलते हैं। किसके सेक्रेटरी? सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, जो अंग्रेज जमींदार थे उनकी एक एसोसिएशन थे, उसके जो सेक्रेटरी थे उनसे मिलते हैं ताकि और इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके। बट जो सेक्रेटरी होता है वो गांधी जी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, उनसे कहता है कि आप तो आउटसाइडर हो, आपको हम कोई इंफॉर्मेशन देंगे नहीं देंगे। तो गांधी जी कहते हैं नहीं, मैं आउटसाइडर नहीं हूं, मैं इसी देश का वासी हूं। उसके बाद गांधी जी इस मुद्दे को उठाने के लिए आगे जाते हैं और किससे मिलते हैं? कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन। जो तिरहुत डिवीजन था चंपारण उसी के अंदर आता था, ठीक है ना, जैसे डिविजन होते हैं ना उसी तरह से चंपारण तिरहुत डिवीजन के अंदर आता था। और उसके कमिश्नर से मिलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अंग्रेज जमींदार जो है वो इन गरीब किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। पर कमिश्नर जो है वो उल्टा गांधी जी को धमकाता है कि चंपारण को छोड़ करके तुरंत निकल लो। पर गांधी जी कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं जाता। ठीक है जी, गांधी जी जब मना कर देते हैं तो उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया जाता है कि आप चंपारण को तुरंत छोड़ दीजिए। गांधी जी उसको भी मानने से इनकार कर देते हैं और इस वजह से गांधी जी को कहा जाता है कि अगले दिन आप कहां पे आइए? कोर्ट में आइए। ठीक है ना। तो कमिश्नर की बात ना मान करके बल्कि और आगे चले जाते हैं। और कहां पे चले जाते हैं? मोतिहारी। मोतिहारी जो है वो कैपिटल है चंपारण का। वहां पे, और जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिशियल नोटिस मिलता है कि चंपारण को आप छोड़ के चले जाइए, पर गांधी जी जगह को छोड़ने से मना कर देते हैं। फिर उनको एक कोर्ट का नोटिस दिया जाता है कि भैया आप कोर्ट में आ जाइए अगले दिन। तो गांधी जी जो है अगले दिन कोर्ट में पेश होते हैं। तो जब कोर्ट में पेश होने की बारी थी तो उसी रात को गांधी जी को पूरी रात नींद नहीं आती। तो गांधी जी क्या करते हैं? एक तो टेलीग्राफ करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को, राइट। राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राफ करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने प्रभावशील इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ तुरंत चंपारण आ जाइए। साथ ही साथ वो इंस्ट्रक्शन अपने आश्रम को भी भेजते हैं कि भाई आपको क्या क्या करना है। और तीसरा, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट, जो पूरा मुद्दा था, ये जो इश्यू था, इस पूरे इश्यू की रिपोर्ट जो है बना करके वाइस रॉय को भेज देते हैं। अब वाइस रॉय कौन होता है आप लोगों के मन में होगा। देखिए क्या होता है कि भारत जो था उस समय कॉलोनी था। कॉलोनी का मतलब एक उपनिवेश था किसका? इंग्लैंड का। तो जो इंग्लैंड का राजा या रानी थे उनकी जगह पे उनका एक मतलब पर्सन या कह सकते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे राज करता था। तो जो उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर राज करता था उसको वाइस रॉय कहते थे। बात समझ आएगी? तो एक तरह से समझ लीजिए हेड ऑफ द स्टेट। तो वाइस रॉय को गांधी जी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो भेज देते हैं। और उसके बाद गांधी जी कहाँ होते हैं? कोर्ट में पेश होते हैं। जब गांधी जी कोर्ट में पेश होते हैं तो गांधी जी कहते हैं दैट ही इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, राइट। गांधी जी जो है वो इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी कि ट्रायल्स, मतलब अगली डेट पड़ जाए, अगली डेट पड़ जाए, ठीक है ना, और केस टलता रहे। अब गांधी जी क्या 2-4 साल तो रुकेंगे नहीं, 2-4 महीने रुकेंगे भाई, तब तक केस टलता रहेगा और गांधी जी फिर चले जाएंगे, मुद्दा खत्म हो जाएगा। पर गांधी जी उसका अपोज करते हैं। वो कोर्ट को बताते हैं कि मैं जो हूं बड़ी कश्मकश में, बड़े असमंजसता में हूं। एक तरफ मेरी एक तरफ तो कौन है? गरीब किसान है, गरीब किसानों का मुद्दा है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ कानून है। तो मैं कानून को तोड़ करके कानून तोड़ने वाला यानी कि लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता, पर मैं गरीब किसानों के मुद्दे को भी नहीं छोड़ सकता। तो आखिरकार गांधी जी जो है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो गरीब किसानों का साथ देंगे। राइट। क्या होता है गाइस? गरीब किसानों का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। कैसे? जितने भी वकील थे चंपारण के, यहां तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी जितने वकील थे, वो गांधी जी के साथ डिसाइड करते हैं कि हम आपके साथ जेल जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। तो इस बात को सुन करके, इसको देख करके
गांधी जी कहते हैं बड़े आश्चर्य से कि जो चंपारण की लड़ाई है वो तो हमने जीत ली है। कई दिनों के बाद गांधी जी को जो वहां के मजिस्ट्रेट थे वो इन्फॉर्म करते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए, इस केस को खारिज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो इस प्रकार से पहली बार आधुनिक भारत में, ठीक है ना, इस प्रकार से पहली बार आधुनिक भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जीत हुई है। अब ये आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं तो क्या है, देखो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं गाइस, इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। एक है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, राइट गाइस। मिडिवल का मतलब है जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो मुस्लिम शासन था उसको क्या कहते हैं, मिडिवल। मॉडर्न किसको कहते हैं, जो ब्रिटिश शासन था, राइट। और इससे पहले जो वैदिक और जो अशोक वगैरह टाइप के जो राजा रहे हैं वो सारा का सारा एंशिएंट में आ जाता है। इसको हम समझ सकते हैं 1206 से लेकर के 1707 तक का समय, 1206 से लेकर के 1707, और ये था 1757 से लेकर के 1947 तक का टाइम। तो गाइज ये जो हिस्सा था ये क्या कहलाता है, मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री, इसको हम पढ़ते हैं। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री थी, मॉडर्न जो इंडिया था, इसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सबने मिलकर के उनकी आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया था, उसकी जीत हुई थी। फाइन गाइस, यहां तक समझ आया। तो उसके बाद इसके बाद गांधी जी जो हैं वो मिलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मिलते हैं ताकि इन गरीबों किसानों के मुद्दे का कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। फिर गवर्नर साहब जो होते हैं वो ऑर्डर देते हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए। अब वो जो इंक्वायरी कमीशन था, ठीक है ना, किस लिए, ताकि जो गिल्टी है, किसका दोष है, उसको ढूंढा जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। तो इस इंक्वायरी कमीशन में लैंडलॉर्ड थे यानी कि जमींदार, अंग्रेज जमींदार, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और किसानों की तरफ से सिर्फ अकेले कौन थे, गांधी जी, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको। तो ये जो इंक्वायरी कमीशन होता है ये बहुत सारे इसको एविडेंस मिलते हैं अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड के खिलाफ गांधी जी को बहुत सारे, मतलब जो कमीशन होता है इंक्वायरी कमीशन, उसको बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर नेगोशिएशन चालू होती है। नेगोशिएशन मतलब भाई मुआवजा, जो पैसे आपने लिए हैं वो कैसे वापस करोगे। तो पहले तो अंग्रेज सोच रहे थे कि गांधी जी पूरा 100% मांगेंगे, पर नहीं, गांधी जी जो है वो डिमांड करते हैं कि आपने जितना भी लिया है उसका 50% लौटा दो, ठीक है ना, कितना, 50% लौटा दो। पर अंग्रेज जमींदार जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो 25% लौटाएंगे, ठीक है ना। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गांधी जी 25% लेने से मना कर देंगे और फिर डेडलॉक हो जाएगा, यानी कि फिर बात बनेगी नहीं, फिर ये मुद्दा खिंचता चला जाएगा। पर गांधी जी को जब वो कहते हैं कि 25%, गांधी जी कहते हैं ठीक है लाओ दो, खत्म करो। गांधी जी जो है वो 25% पे ही मान जाते हैं। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, यार गांधी जी बड़े बेवकूफ थे, मान लीजिए 100 रुपए लिए, 100 के बदले 25 ही दिलाए, फिर बुलाने का फायदा क्या हुआ आपको, इससे बढ़िया तो हम खुद ही निपट लेते, है ना। ऐसा नहीं, गांधी जी जो थे उनके 2 रीजन थे जिसकी वजह से वो सिर्फ 25% पे मान गए। पहला, वो नहीं चाहते थे कि एक डेडलॉक क्रिएट हो। दूसरा, वो लोगों के आगे एक एग्जाम्पल रखना चाहते थे कि 25% ही सही, अंग्रेजों को कम से कम हमारे पैसे जो है वो लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पैसे के साथ साथ उनकी इज्जत, प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, ठीक है ना, कि ये जो है किसी के आगे झुकते नहीं है, वो भी गई थी साथ साथ। तो ये लोगों के आगे एक एग्जाम्पल रखना चाहते थे कि गांधी जी 25% ही सही, इनको लौटाना पड़ा। इस वजह से गांधी जी जो है सिर्फ 25% पे मान गए थे। और साथ ही साथ लोगों के आगे एग्जाम्पल ये भी था कि अभी हम इनसे 25% लेने में समर्थ रहे हैं, कल को इसी तरह से इनको झुकना पड़ेगा और हमारे देश से भी बाहर जाना पड़ेगा। बात समझ आएगा इस। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों को देश से पूरी तरह से बाहर निकालने का ख्याल कब आया था, 1917 में, ठीक है ना। ये सारे कब हो रहा है, 1917 में ही तो हो रहा है। 1916 में तो मिले थे, उसके कुछ महीनों के बाद कलकत्ता में मीटिंग, यानी कि सन 1917 चल रहा था उस समय पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से 25% वापस लेकर के मुद्दा खत्म हो जाता है एंड द इशू वाज क्लोज्ड, और सारी चीजें खत्म हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ। पर
अब यह मुद्दे सॉल्व करने के बाद भी गांधी जी उस जगह को छोड़ करके जाते नहीं है। गांधी जी जो है वहां पर सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। तो गांधी जी और उनके जो अनुयायी हैं चंपारण की जो दशा थी उसको सुधारने के लिए काफी काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स वहां आते हैं लोगों की मदद करने के लिए। यहां तक कि उनकी वाइफ कस्तूरबा और उनका सबसे छोटा बेटा देवदास, आपको पता होगा गांधी जी के 4 बेटे थे, देवदास, हरिदास, रामदास और मणिलाल। ठीक है गाइस, 4 बेटे थे गांधी जी के। तो सबसे छोटा बेटा देवदास जो था वो भी गांधी जी की मदद के लिए आता है। उनकी वाइफ कस्तूरबा जो थी, कस्तूरबा गांधी, वो फीमेल्स को वहां पे बेसिकली पर्सनल हाइजीन के बारे में बताती हैं। साथ साथ वहां पे उन्होंने 6 स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल्स, ताकि वहां पे बच्चों को पढ़ाई जो है कराई जा सके। साथ ही साथ वहां पे उनके कुछ वॉलंटियर्स डॉक्टर जो आते हैं और एक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस स्टार्ट करते हैं, ताकि लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रिजॉल्व किया जा सके और उनकी जीवन को अच्छा बनाया जा सके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही पूछा जाता है, टर्निंग पॉइंट या फिर लेसन ऑन सेल्फ रिलायंस। गांधी जी आत्मनिर्भरता का भी पाठ पढ़ाते हैं, कैसे? तो गांधी जी के कुछ अनुयायी थे, ठीक है ना, गांधी जी के कुछ अनुयायी जो थे वो चाहते थे कि एक अंग्रेज C.F. एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, वो जो है वो गांधी जी का फॉलोअर भी था और पीस मेकर भी था। तो गांधी जी के कुछ लॉयर दोस्त जो थे वो चाहते थे, वहां पे उनके साथी चाहते थे कि वो जो अंग्रेज है वो भी उनके साथ वहीं पर रहे और ठीक है ना, उनकी आजादी की इस लड़ाई में उनका साथ दे। पर गांधी जी जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसी अंग्रेज का साथ लें अपने देश को आजाद कराने में। तो इस तरीके से गांधी जी ने आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और लोगों को सिखाया कि हमें अपने देश को अपने पैरों पे खड़े होकर के आजाद कराना है। इसी के साथ गाइस ये चैप्टर जो है यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरी स्टोरी फ्लो फॉर्म में समझ आई होगी, राइट। इसी के जो नोट्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन साथ साथ आपके एप्लीकेशन पे अपलोड किए हुए हैं। जितनी चीजें मैंने बताई हैं इन्हीं को बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने अपने नोट्स में आपके सामने रखा है, विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो श्योर शॉर्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फाइन गाइस, तो इसी नोट के साथ आई एम एंडिंग द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय।